जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। अगर यह वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स से वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे कमेंट पे मैंने यह वीडियो बनाया है कि फिजिक्स में एक साथ सभी चैप्टरों को मिलाकर मोस्ट पॉइंट बेसिक साइंस का एक वीडियो बनाएं। तो मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पर यह वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। इसमें मैं फिजिक्स से बहुत सारे तथ्य को करीब 100 क्वेश्चन से ऊपर मैंने इसमें विश्लेषण किया है। एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण मैं यहाँ किया हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो यह हाइड्रोजन बम है, जो कि नाभिक के संलयन पर आधारित है। याद रखना दोस्तों, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक खोलिए, और अगर आप क्लास 5 से 12th तक पढ़ रहे हैं तो आपकी साइंस विषय में आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए भी आप वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें पूछे हुए सवालों को बनाइए और देखिए कि आपने कितना पढ़ा है और कितना सीखा है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि दोस्तों, ज्ञान कहीं से भी मिले तो उसे जेब में लॉक कर लो, रख लो। आज आपके पास पढ़ने के लिए क्या नहीं है? किताबें हैं, कलमें हैं, ढेर सारे नोटबुक हैं, फिर भी आप नहीं उनटते। लेकिन याद करें, हमारे देश के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी के पास पढ़ने के लिए इतने सारे सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने खुद बताए हैं कि जब वो पेपर बेचते थे और उस बचे हुए पेपर जो नहीं बिकता था उस पर मैथमेटिक्स बनाते थे, और उसी पेपर पे वो मैथमेटिक्स बनाकर आज इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में कर गए और मिसाइल मैन के नामों से जाने जाने लगे। तो साथियों, ज्ञान कहीं से भी मिले तो उसे ज़रूर लेना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में आपको 100 से ऊपर ज्ञान मिलने वाला है, वो भी फिजिक्स के सभी चैप्टरों से मिलाकर मंथन कर कर मैं यह महासंग्राम आपके लिए लेकर आया हूँ। अतः इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे तथ्य हैं जो आप जानते हैं। हमारा फिजिकली घटना क्रम है जिसके बारे में मैं आपको विश्लेषण करके इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है जिसका मैं विश्लेषण किया हूँ, बताया हूँ। मैं बहुत ही मेहनत करने के बाद NCERT, लूसेंट और SPD इन सभी का सार संग्रह लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो चलते हैं और क्लास शुरू करते हैं। तो बिना समय गंवाए मैं कक्षा शुरू करता हूं। आप लोग बस इसे अंत तक अवश्य बने रहिएगा, देखिएगा। आपके सिलेबस से, आपके टॉपिक से यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की इकाई बहुत सारे हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, और सबसे बड़ी इकाई जो है वह है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर वह होता है जहां पर जितनी दूर जाने में लाइट को 1 ईयर का वक्त लगता है। 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे ही 1 लाइट ईयर के नामों से जानते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि घड़ी की चाबी में संचित रहती है। घड़ी की चाबी में कौन सी एनर्जी संचित रहती है? तो घड़ी की चाबी में आपको स्थिर ऊर्जा संचित रहती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी संचित रहती है। फिर मैं नेक्स्ट करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किनके सिद्धांतों पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांतों पे। आर्किमिडीज महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्लोटिंग लॉ दिए। लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब तैरने से संबंधित नियम कि कोई भी वस्तु जब पानी में तब तैर सकता है
जब वो अपने मास के बराबर पानी को हटा ले तब वह पानी में आसानी से तैर सकता है। तो पनडुब्बी जो है इसी पर आधारित है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच लाता हूँ कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की अपेक्षा अधिक है, इसीलिए नदी के तुलना में समुद्र में तैरना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया? आप सब जानते होंगे, फादर ऑफ फिजिक्स आइंस्टीन ने। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, फ्यूज घरों में बिजली में लगाते हैं, उसका क्या होना चाहिए? तो निम्न गलनांक होना चाहिए। उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो कि लो होनी चाहिए, क्योंकि वह जैसे ही अवरुद्ध होगा तारों में तो वह टूट जाएगी और घरों में लगे हुए बिजली उपकरण को बचा लेगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर बढ़ता हूँ। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से हस्तांतरित होती है? ऊष्मा हीट किस प्रक्रिया के द्वारा तेजी से हस्तांतरित होती है? आपको बता दें कि ऊष्मा 3 क्रियाओं के द्वारा हस्तांतरित होती है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन के द्वारा जब हम लोहे के एक सिरे को गर्म करते हैं तो हीट ऑटोमेटिक दूसरे सिरों तक आ जाती है। संवहन के द्वारा जब पानी को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर आकर अपने अन्य मॉलिक्यूल्स को गर्मी महसूस कराती है। और विकिरण किरणों के द्वारा वह किरणों विकिरण के माध्यमों से, रेडियंस के माध्यमों से धरती पर आती है, जैसे कि सूर्य का किरण। तो सबसे तेज किसमें हस्तांतरित करती है? तो आ गया इसका आंसर। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर विकिरण माध्यमों से सबसे तेज गति से होगा। न्यूनतम संभव ताप क्या है? न्यूनतम संभव ताप बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रेलवे में, एसएससी में और साइंस आधारित परीक्षाओं में। तो आप इसे रट लो, याद कर लो और अवश्य बनाना, -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप, उससे नीचे ताप नहीं जा सकता। तो आपने देखा न्यूनतम संभव ताप क्या है, तो -273 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमन ने ज्ञात किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हीरा का चमकना, मृत्तिका का बनना, ये सारे उदाहरण आपको पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सौर सेल बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। इसके अलावा परमाणु बम भी आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम जब आपसे पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन पर। अब इस दोनों में क्या होता है, मैं कुछ सेकंड का वक्त लेकर आपको यह भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। नाभिकीय विखंडन में जो है न्यूट्रॉन टूटकर बिखरते हैं बहुत सारे कणों में, और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्वों में बदलते रहते हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन ही है, वहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है और यह लंबा चलने वाला प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसमें समाप्त नहीं होता। इसीलिए परमाणु बम एटम बम की तुलना में हाइड्रोजन बम ज़्यादा विनाशकारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैक संख्या का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैक संख्या का उपयोग विमान में किया जाता है, विमान में, वायुयान में।
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जहाँ से सबसे कम दूरी पर रखने पर हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वह है 25 cm। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अधिकतम दूरी क्या है, तो दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत है। सिर्फ खाली होना चाहिए। आप आकाश में जो तारे हैं उसकी दूरी यहाँ से कितनी है देख रहे हैं, लेकिन हमारी आँख उसे भी देख पाती है। तो न्यूनतम दूरी है 25 cm। 25 cm से नीचे अगर आप हाथ लाएंगे तो आपको नहीं दिखेगी स्पष्ट, लेकिन दूरी अनंत है इसका अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे का कितना पावर होता है? 0 डायोप्टर। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल आपको दाब का इकाई है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होगा 273 के। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा इस्पात में होगा, यानी कि ठोस में होगा। ध्वनि जो है उसका वेग सबसे कम किस में होगा? और सबसे कम जो होगा निर्वात में होगा। यही कारण है कि आकाश में जब बिजलियां कड़कती है तो वहाँ पे दोनों घटनाओं एक साथ होती है, बिजली चमकने की और आवाज़ निकलने की। लेकिन हमें पहले बिजली चमकना दिखाई देता है, आवाज़ कुछ देर के बाद दिखाई देता है, क्योंकि यह निर्वात है और निर्वात में ध्वनि की चाल कम हो जाती है लेकिन प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है। इसीलिए लाइट को हम लोग पहले देख लेते हैं और उसके कुछ सेकंड के बाद हमें आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ध्वनि का हमारे कान पर कितना देर प्रभाव रहता है। किसी भी चीज़ों को जब आप सुनते हैं तो आपके कानों पे कितना देर तक वह रहता है? तो हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिध्वनि का कारण है, इक्को का कारण है। प्रतिध्वनि जब हमारी आवाज़ पुनः हमें सुनाई देती है, जब हम बड़े बिल्डिंगों के सामने पहाड़ों पे खड़े होकर चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ फिर से उधर से रिटर्न आती है, उसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण है दोस्तों ध्वनि का परावर्तन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि झूले पर झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पे खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो जैसे ही वह व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो झूले की आवर्तकाल कम हो जाएगी, और अगर दूसरा व्यक्ति आकर बैठ जाएगा तो उसका अपरिवर्तित रहेगी आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब हुआ कि झूले पुनः जो वापस जाती है और आती है उसी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, जो उसकी लंबाई पे निर्भर करता है, वजन पे नहीं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घट जाता है। इसी वजह से हवाई जहाज में बॉल पेन का लीकेज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने समय लगते हैं? तो भू स्थिर उपग्रह जो है वह पृथ्वी के चक्कर लगाने में उतना ही समय लेता है जितना पृथ्वी अपना चक्कर लगाने में लेता है, यानी 24 घंटे।
जितना वो रोटेशन में समय लेता है 24 घंटा, उतना ही भूस्थिर उपग्रह को भी समय लगता है। संचार सेवा स्थापित करने के लिए इसका भूस्थिर सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का मुख्य कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पलायन वेग पहले क्या है इसको समझ लेते हैं। किसी भी चीज़ों को हम कितने वेग से फेंकेंगे कि यह पुनः पृथ्वी पे नहीं आएगा, यानी वह इसके स्पेस से बाहर हो जाएगा, कक्ष से बाहर हो जाएगा और वहाँ पे स्थिर हो जाएगा। इसी स्पीड से सैटेलाइट वगैरह को भेजी जाती है, जाकि वह दोबारा फिर लौट कर नहीं आता, वहाँ पे स्थिर हो जाता है। तो पृथ्वी के लिए वह है 11.2 किलोमीटर एवरी सेकेंड और चंद्रमा पे यही कम है 2 पॉइंट समथिंग, जिस वजह से वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वायु भी हवा भी उससे ज़्यादा स्पीड से उठा होगा और वहाँ की वायुमंडल उसके सरफेस से पार हो गया होगा। लेकिन पृथ्वी पे ज़्यादा है, 11.2 किलोमीटर है, इसीलिए यहाँ पे वायुमंडल है। चलिए तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने आगे की प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं, फैदम बराबर होता है। फैदम से समुद्री गहराई मापी जाती है, नॉटिकल मील से समुद्र की दूरी मापी जाती है। तो फैदम कितना बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारा जमता है, पारा कितना पर जमता है? मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि स्कूटर का आविष्कार किसने किया? तो ब्रांड शॉ ने किया। इसके बाद आपको रेल इंजन का, भाप इंजन का किसने किया? जेम्स वाट ने किया। हवाई जहाज का राइट ब्रदर ने किया। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने किया। बल्ब का एडिसन ने किया। ये सारे कुछ आविष्कार आपको याद रखने होते हैं और उसे परीक्षाओं में कभी कभी 1-2 पूछ लिए जाते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है पूरे ब्रह्मांड में? ऑक्सीजन। सॉरी, गलत हो गया, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन है पूरे ब्रह्मांड में। अगर पृथ्वी की बात पूछा जाए तब ऑक्सीजन होगा भूमि में, लेकिन अगर ब्रह्मांड में पूछा गया है तो वहां पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न के और बढ़ते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? तो गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो छोड़कर जाने का मन कर रहा है पर जाना नहीं, क्योंकि अभी तो पूरे के पूरे बाकी है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से आपके पास ये लीजिए। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो दिन का जो टाइम है वो क्या होता अगर वायुमंडल ना होता? तो कम हो जाता। तो दिन की अवधि कम हो जाती। तो खुश हो रहे हैं, कितना अच्छा होता, पढ़ना कम पड़ता। अरे भाई, जब वहाँ पे वायुमंडल नहीं होते तो आप होते ही नहीं, तो पढ़ने की क्या जरूरी थी। चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अभी अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ऊष्मा किस तरह से गमन करता है, फ्लो करता है। तो इसमें इसका सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक यानी कंडक्टर है मरकरी यानी पारा। इसीलिए थर्मामीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पारा एक ऐसा धातु है जो आपको द्रव्य अवस्था में, लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो भी द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। और सबसे कठोर
तत्व, सबसे अधिक कठोर अगर धातु है तो वह पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो कंफ्यूज मत होना, वह पैलेटेनियम है। और सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछा जाए तो वह हीरा है। तो चलिए फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज अपने एक जगह पे रुका हुआ है तो उसमें भी ऊर्जा लग रही है, किससे? ग्रेविटेशनल से। तो इसलिए वहाँ पर स्थिज ऊर्जा तो लगेगी ही, क्योंकि वह भी ऊंचाई पर है। और गतिज ऊर्जा इसलिए लग रही है क्योंकि वह मोशन कर रही है। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पे दोनों ऊर्जा होगी। अब अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घट जाता है। अब अगला प्रश्न करता हूँ। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिर वस्तु या व्यक्ति का भार क्या होगा? तो ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जब लिफ्ट एक समान गति से जाती हो तो उसमें रखे वस्तु का भार अपरिवर्तित होगा, लेकिन वही अगर त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो यहाँ पर उसमें रखे वस्तु का मान घटेगा। ऊपर जाने पे इसका मान घटेगा और नीचे आने उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर जाने पे इसका मान बढ़ जाएगी और नीचे आने पे घट जाएगी। जबकि साधारण अगर हम लिफ्ट से बाहर की बात करते हैं तो हम लोग जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे जी की मान बढ़ती चली जाती है, ऊपर जाते हैं तो घटते चली जाती है। लिफ्ट में जस्ट इसका उल्टा होता है, ध्यान रखिए। तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों में बांटें। और मैं आपके लिए बता दूं कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी में हैं उनके लिए मस्ट गोल्डन टाइम, गोल्डन वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त हमारे इतिहास के परम पूज्य दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। और मैं इस दिन आपके लिए इतिहास का महासंग्राम वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम लोग करेंगे कई अद्भुत तथ्य जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कई बातें करने वाले हैं। तो आपके लिए वह वीडियो मस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से 10 और 12 मिनट की वीडियो देखने पे आपको पूरे चैप्टर रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे टाइम क्यों नहीं दे। अब गेमों पे, सोशल साइटों पे आपकी समय बर्बाद होती है, पर ये मत भूलना कि दुनिया में एक समय ही ऐसा चीज़ है जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सब कुछ गंवा दो पर समय की वैल्यू को पहचानो और समय के साथ चलो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। अगर समय को मिस कर रहे हो तो जीवन में कुछ पाके भी ना कुछ कर पाओगे। तो मैं फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। देखते रहें सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी। थैंक यू।